नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कुमार धीरे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मेरे तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले इस साल में आप सबका जीवन मंगलमय है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्टुसिस के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पर्टुसिस, जिसे कि कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि व्हूपिंग कफ, काली खांसी और गांव में हम लोग इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। दोस्तों, पर्टुसिस एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और यह श्वसन मार्ग का संक्रमण है। पर्टुसिस शिशुओं, बच्चों, किशोरों और वयस्कों में गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बीमारी केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। आमतौर पर इसके लक्षण 5 से 10 दिनों में आने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी 3 हफ्तों तक भी इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि यह क्यों होता है। तो दोस्तों, काली खांसी, कुकुर खांसी या फिर पर्टुसिस बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला ऊपरी श्वसन मार्ग का संक्रमण है। इसमें क्या होता है, हमारे नाक से लेकर गला तथा फेफड़े से पहले तक का श्वसन मार्ग, जिसे कि हम ट्रैकिया कहते हैं, वहाँ पर सीलिया मतलब कि छोटे छोटे बालों के आकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया उन्हीं सीलिया से चिपक जाते हैं और वहीं अपना टॉक्सिन मतलब जहर छोड़ते हैं, जो सीलिया को नुकसान पहुंचाते हैं और जिसके कारण हमारा वायु मार्ग सूज जाता है और जिसके कारण रोगी को लगातार खांसी आती रहती है। और इस तरह से काली खांसी या कुकुर खांसी इस बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं यह फैलता कैसे है। तो दोस्तों, पर्टुसिस एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलता है। जैसे कि किसी को काली खांसी है और वह खांसता या छींकता है, तो उसके खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, वही ड्रॉपलेट किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर श्वसन मार्ग के द्वारा अंदर जाता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी काली खांसी हो सकता है। इसी को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों, पर्टुसिस वाले लोग आमतौर पर किसी अन्य व्यक्ति को खांसी या छींकने से या जब आप एक दूसरे के पास बहुत समय बिताते हैं जहां आप स्वास्थ्य स्थान साझा करते हैं, तो यह बीमारी फैलती है। पर्टुसिस पाने वाले कई बच्चे बड़े भाई बहनों, माता पिता या देखभाल करने वालों से संक्रमित हो जाते हैं, जिन्हें शायद यह भी पता नहीं होता कि उन्हें यह बीमारी है। खांसी शुरू होने के बाद संक्रमित लोग लगभग 2 सप्ताह तक सबसे अधिक संक्रामक होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से यह काली खांसी या कुकुर खांसी फैलती है। तो दोस्तों, अब इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसका लक्षण 7 से 10 दिनों के बाद सामने आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सर्दी होती है, जिसके कारण नाक बहना शुरू हो जाता है और फिर नाक जाम भी होना शुरू हो जाता है। आंखें लाल और पानी वाली हो जाती हैं, फिर बुखार आता है और फिर खांसी आना शुरू हो जाता है। 1 से 2 सप्ताह के बाद रोगी की हालत और बिगड़ जाती है और बलगम गाढ़ा होकर वायु मार्ग के अंदर जमा हो जाते हैं, जिससे खांसी और ज़्यादा बेकाबू हो जाती है और लंबी खांसी का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। खांसी के बाद उल्टी होना भी शुरू हो जाता है। इसमें चेहरा लाल या नीला भी पड़ सकता है। रोगी को बहुत ज़्यादा थकान महसूस भी होता है। हवा की अगली सांस के दौरान एक उच्च पिच वाली हुप ध्वनि के साथ खांसी शांत होता है। हालांकि बहुत से लोगों में ये पूरा लक्षण सामने नहीं आता है। कभी कभी लगातार हैकिंग खांसी का एकमात्र संकेत होता है, जब यह खांसी किसी किशोर या वयस्क को होती है। शिशुओं को ज़्यादातर मामलों में खांसी नहीं होती है। शिशुओं में सांस लेने में संघर्ष करना और एक लक्षण जिसे कि एपनिया कहते हैं हो सकता है। एपनिया बच्चे के श्वास पैटर्न में एकाएक ठहराव है। पर्टुसिस बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करना भी पड़ सकता है। वयस्कों में जब फेफड़ों में ज़्यादा हवा नहीं होता है तो आपको जोर से हुइंग ध्वनि के साथ श्वास लेने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरह से कुकुर खांसी के लक्षण होते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों, इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। किशोरों और वयस्कों में अक्सर कोई समस्या नहीं होने के कारण काली खांसी जल्दी ठीक हो जाता है, पर जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो वह जोरदार खांसी के दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि टूटी हुई पसलियाँ। कभी कभी जोर से खांसने के कारण हमारी पसलियाँ टूट जाती है। जोर से खांसने के कारण पेट में हार्निया बनने का भी खतरा बना रहता है। त्वचा में टूटी हुई रक्त वाहिकाएं, खासकर आंखों के सफेद भाग की रक्त वाहिकाएं। शिशुओं में, विशेषकर 6 महीने से कम उम्र के लोगों में काली खांसी से होने वाली खांसी अधिक गंभीर होती है और इनमें निमोनिया, सांस कुछ समय के लिए बंद हो जाना, उल्टी के कारण निर्जलीकरण, फिर वजन घटना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि शिशुओं और बच्चों को खांसी के कारण जटिलताओं का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। 6 माह से कम उम्र के शिशुओं में जटिलताएं कभी कभी जानलेवा भी हो सकती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जोखिम उन लोगों को होता है जिन लोगों ने कभी भी पर्टुसिस का टीका नहीं लगवाया है।
और 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को इसका खतरा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों अब इसके रोकथाम के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है। शिशुओं, बच्चों, किशोरों और वयस्कों में काली खांसी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण। यह टीका डीपीटी या पेंटावैलेंट के नाम से आता है और सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जाता है। यह टीका सभी बच्चों को 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में लगाया जाता है, जिसे पेंटावैलेंट के नाम से जानते हैं। और 1.5 साल या 5 साल में इसका बूस्टर डोज लगवाना रहता है, जिसको कि डीपीटी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया टीकाकरण। और भी कुछ रोकथाम के तरीके हैं जिससे कि इस खांसी से बचा जा सकता है। जैसे कि बच्चों के सामने खांसने या छींकते समय हमें रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चों को गोद लेने से पहले हमें अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो दोस्तों पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके हम इस खांसी से बच सकते हैं। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। शुरुआती में काली खांसी का निदान करना मुश्किल होता है, क्योंकि संकेत और लक्षण अन्य श्वसन बीमारियों जैसे सर्दी, फ्लू या ब्रोंकाइटिस से मिलते जुलते ही रहते हैं। डॉक्टर्स इसके लक्षणों के आधार पर इसे पहचान लेते हैं और इसे कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसे करने पड़ते हैं, जिसमें एक स्वैब या सक्शन से सैंपल लेते हैं। जहाँ नाक और गला मिलते हैं उस एरिया से सैंपल लेते हैं, फिर उस सैंपल से पर्टुसिस के बैक्टीरिया का जांच किया जाता है। इसमें दूसरा है दोस्तों ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में WBC की संख्या का जांच किया जाता है। अगर ज़्यादा आता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें तीसरा है चेस्ट एक्सरे। फेफड़े की सूजन या तरल पदार्थ की उपस्थिति के लिए चेस्ट एक्सरे करके देखते हैं। तो इस तरह से इसके टेस्ट होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसके इलाज के बारे में। शिशुओं को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि यह खांसी उस आयु वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जहाँ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट करके इलाज करते हैं। बड़े बच्चों और वयस्कों को घर पर ही एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है। अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स की मदद से इसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी पर्टुसिस या काली खांसी या कुकुर खांसी के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।